Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हमें हमेशा बदलाव चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बदलाव से बेहतर सिचुएशन क्रिएट होता है। हमें हमेशा लगता है जहां पे हम हैं, जो समय में हम हैं, उसको अगर थोड़ा सा बदल दे, उसका अगर कुछ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदल जाए तो हमारे साथ अच्छा होगा, हमारे साथ कुछ बेहतर होगा। क्योंकि हमेशा चेंज के साथ ही हमें लगता है कि देयर इज अ चांस ऑफ समथिंग गुड टू हैपन। इंग्लिश में कहावत ही है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा लगता है कि जो होने वाला था, जो समय को बदल सकता था, या अगर कुछ ऐसा कर लेते तो सही रहता। इसी चीज को अगर हम समझे बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया था बदलाव लाने के लिए, और बदलाव आया भी। शेख हसीना आज के दिन इंडिया में है और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस इज रनिंग द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। अभी अगर हम बात करें, 100 दिन हो चुके हैं इस पर्टिकुलर इंटरिम गवर्नमेंट का, और टाइम आ चुका है कि हम एक रिपोर्ट कार्ड की तरह स्टडी करें कि क्या डिमांड्स थी प्रोटेस्टर्स क्या, और क्या आज के दिन बांग्लादेश का सिचुएशन है। हमें यह भी समझना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपैक्ट करता है इंडिया पाक बांग्लादेश के रिलेशन को, और इंडिया को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस को। चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, दैट इज इन्फ्लेशन। इंटरिम गवर्नमेंट जब आता है तो उनके पास एक मेजर एजेंडा रहता है इन्फ्लेशन के कंट्रोल को। अब इन्फ्लेशन क्या था? अगर हम शेख हसीना के गवर्नमेंट का पीरियड लास्ट 2 इयर्स देखते हैं, उस समय पे स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के समय पे इन्फ्लेशन वाज एट अ हाई। गारमेंट वर्कर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, साथ में पॉपुलर प्रोटेस्ट भी था अगेंस्ट द इन्फ्लेशन रेट, स्पेशली फूड प्राइसेस के इन्फ्लेशन पे। अगर हम बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रीसेंट रिपोर्ट देखते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा कि जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो 10.87% राइज किया है इन अक्टूबर 2024, विच इज up spike in comparison to what was there under Sheikh Hasina's government. तो शेख हसीना के गवर्नमेंट में जो पीक गया था वो अराउंड 9.3% तक गया था। 9% वाज एन एवरेज, और उसी में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, कहा था कि फूड प्राइसेस आर बीइंग इंपैक्टेड। नाउ एज पर द रीसेंट रिपोर्ट, ये जो स्पाइक हुआ है 10.87, वहां पे दिस इज द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट सिंस जुलाई, और सबसे ज्यादा हुआ है फूड परसेंटेज पे, फूड पे। अब इन्फ्लेशन हैज नॉट गॉट कंट्रोल, एंड हु इज मोहम्मद यूनुस ब्लेमिंग? द पास्ट गवर्नमेंट, दैट इज शेख हसीना's गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है वो पास्ट गवर्नमेंट ने जो गलतियां की थी उसी के वजह से है। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि 3 महीने से जो स्टेप्स लिए गए हैं, स्टेप्स तो उन्होंने लिए हैं, चाहे वो बैंक्स को अलाइन करने से लेके इंटरेस्ट रेट तक, ये स्टेप्स ने एग्जैक्ट जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल नहीं कर पाया है। और इसके बावजूद अगर आप इकोनॉमिक की सिचुएशन देखो तो फॉरेन डेट कंटिन्यूज टू बी अ प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज अबाउट द गारमेंट वर्कर्स। तो हमें ये पता है लास्ट ईयर एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ था बाय द गारमेंट वर्कर्स। 2 डिमांड्स थी। एक उनका डिमांड था मिनिमम वेजेस को इंक्रीज करने का, दूसरा डिमांड था एनुअल बोनसेस पे। अब बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको फ्यूएल करता है ये गारमेंट इंडस्ट्री, एंड एनी चेंज इन द मिनिमम वेजेस वुड इंपैक्ट द प्रॉफिट मार्जिन। ये जो गारमेंट वर्कर्स प्रोटेस्ट था लास्ट ईयर, शेख हसीना ने अपने पावर्स को यूज करते हुए आर्मी के द्वारा ये प्रोटेस्ट को बंद करवा दिया था बाय फोर्स, एंड इसी वजह से देयर वाज अ लार्ज स्केल डिसएंचैंटमेंट दैट शी हैड यूज्ड आर्मी फॉर अ रॉन्ग पर्पस। उन्होंने तो यहां तक गारमेंट वर्कर्स की कोई भी डिमांड सुनने के लिए राजी नहीं दिखाई थी। नाउ ये एक्सपेक्टेशन था कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो गारमेंट वर्कर्स की ये जो डिमांड्स हैं उनको सुनेंगे, उन पे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन आएगा। बट 100 डेज होने वाले हैं, ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है, बल्कि 33 रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रीज बंद कर चुके हैं अपना काम बिकॉज ऑफ वर्कर्स अनरेस्ट। और ये न्यूज है आपका 3 नवंबर का। दैट मीन्स दैट अभी भी गारमेंट वर्कर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। द ओनली डिफरेंस इज वी आर नॉट एबल टू रीड और हियर अबाउट इट। क्यों? क्योंकि मीडिया कवर नहीं कर रही है। आगे आते हैं 3rd न्यूज पे, शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन पे।
अब शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन की बात बहुत दिन से चल रही है, बल्कि एक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश भी किया गया था बांग्लादेश में, जिन्होंने शेख हसीना को एज एन अक्यूज्ड पाया है फॉर ऑल द क्राइम्स दैट वर कमिटेड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। यहां तक बोला है कि भाई शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट किया जाए फ्रॉम इंडिया। अभी तक कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट आया नहीं है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रेडिशन जरूर है, बट द प्रॉब्लम इज कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी में एक क्लॉज 8 है, देयर इज वन क्लॉज नंबर 8 जो कहता है कोई भी रेस्पेक्टेड कंट्री एक्स्ट्रेडिशन को रोक सकता है ओनली इफ इट फाइंड्स दैट द रिक्वेस्ट इज अनफेयर और अनजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल या क्लॉज को यूज करते हुए इंडिया रिफ्यूज जरूर कर सकता है, बट इससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस और खराब हो जाएंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी बज़ जरूर चल रहा है। चीफ एडवाइजर ने कई बार कहा है कि नहीं, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट एक्स्ट्रेडिशन ऑफ शेख हसीना, यहां तक कि इंटरपोल को भी रिक्वेस्ट किया है टू इशू अ रेड नोटिस अगेंस्ट हर, ताकि वो कहीं मूव ना कर पाए। तो यहां तक बात आ चुकी है, बट फॉर्मल रिक्वेस्ट आया नहीं है। बट अगर आया तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू सी अ डिटोरिएशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। डोमेस्टिक की बात करें अगर, तो डोमेस्टिकली पीपल डू वांट हर रिटर्न सो दैट देयर कैन बी अ प्रॉपर ट्रायल। अभी भी जो कॉमन इमोशंस हैं, इट इज हाईली अगेंस्ट हर एंड इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ justice, it has become a matter of popular sentiments to bring her back to stand and be trialed on the corruption charges and many other charges, right? तभी काफी इमोशनल बात हो चुका है इनकी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में, एंड इंडिया इज ट्राइंग टू अवॉइड दिस कन्वर्सेशन। यहां तक हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि दिस इज अ डोमेस्टिक मैटर, अभी हम कुछ नहीं बात करेंगे जब तक हमारे पास फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं आता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज अबाउट द अटैक ऑन माइनॉरिटीज। अब अटैक ऑन माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ वायलेंट अटैक्स हैव कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड। एक समय था जब इवन ट्रंप, दैट इज द वुड बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अटैक्स हो रही हैं बांग्लादेश में, दैट मस्ट बी स्टॉप। यहां तक हमारे प्रधानमंत्री ने भी कॉल करके मोहम्मद यूनुस से बात करते हुए कहा कि भाई ये अटैक्स बंद होने चाहिए और ये वायलेंस, जो साइक्लिक वायलेंस चले जा रहा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, ये रुकना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर जो हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई वायलेंस हो ही नहीं रहा है, ये प्रोपेगेंडा है जो इमर्ज कर रहा है इंडिया से। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा कोई वायलेंस हो रहा है, बल्कि कई रिपोर्टर्स हैं जो कि दे हैव गॉन टू द टेम्पल्स ऑफ बांग्लादेश। स्पेशली अगर आपने सुहासिनी हैदर का द वर्ल्ड व्यू देखा तो वहां पे भी उन्होंने कहा है कि वो खुद गई थी ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में, ढाका में, और वहां पे लोगों से बात करके ये पता चला है कि देयर हैव बीन न्यूमरस एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं, बट तभी भी इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को नहीं माना जा रहा है बाय द चीफ एडवाइजर एंड हिज गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। नाउ द प्रॉब्लम देन इमर्जेस, अगर आप इसको मानना ही नहीं चाह रहे हो, आप आंख बंद करके रहना चाह रहे हो, तो ये वायलेंस तो बनता रहेगा एंड इट इज गोइंग टू बिकम वर्स एज टाइम पासेस बाय। नाउ दिस हैज बीन इसका जवाब अवामी लीग ने क्या किया है, कई लीडर्स हैं, उन्होंने ये मैटर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने रखा है और कहा है कि जेनोसाइड हो रहा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में इन बांग्लादेश। इसी के बेसिस पे कई और भी केसेस फाइल हुए हैं आईसीसी में, बट अभी तक इसका कोई हियरिंग हुआ नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इज इन अ वेट एंड वॉच सिचुएशन, जहां पे कभी भी ऐसा वायलेंस हो रहा है तो हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं या जो लीडर्स हैं उस पर्टिकुलर इशू को बार बार रेज कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज अबाउट द प्रोजेक्ट्स। इंडिया ने कई सारे प्रोजेक्ट साइन किए थे ड्यूरिंग शेख हसीनाज गवर्नमेंट, और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स का अभी रिव्यू होना शुरू हुआ है, स्पेशली पावर डील्स जहां पे अडानी ग्रुप हैज बीन इन्वॉल्व इन। यहां तक कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने ऐसे डील्स इंडिया को फेवर करते हुए दिया था
करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं उनके ऊपर और उनके गवर्नमेंट के ऊपर। और जो अभी कमेटी बैठाई गई है, ये सारे प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स और इनके कॉस्टिंग और क्या ये बेनिफिशियल है बांग्लादेश के लिए, इन पर्टिकुलर एजेंडा पे स्टडी करने वाली है इन डील्स के लिए। अब अगर डील्स होने के बाद और इस कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे ये डील से बांग्लादेश कहता है कि नहीं, हमें ये डील नहीं चाहिए, और एंड इट बैकट्रैक्स ऑन दीज डील्स, अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम between India and Bangladesh. Coming now to the next point is about the flood situation. हाल ही में there were reports that बांग्लादेश में floods जो हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि इंडिया ने रिवर वाटर रिलीज कर दिया था बिना कोई इंटीमेशन का। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको क्लैरिफाई करते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज किया था 22 अगस्त 2024 में कि नहीं, ये रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम इंडियन डैम्स के वजह से नहीं हुआ है। बट तभी भी पॉपुलर सेंटिमेंट यही है इन बांग्लादेश दैट इंडिया इज यूजिंग वाटर एज अ वेपन, एंड व्हेनेवर इंडिया वांट्स वो पानी रिलीज करते हैं, दैट इज इंडिया रिलीजेस द वाटर व्हिच लीड्स टू फ्लडिंग या ड्राउट क्रिएशन होता है। इसी वजह से इंडिया एंड बांग्लादेश शुड हैव प्रॉपर वाटर ट्रीटीज। अब यहां पे आता है फिर से वही तीस्ता वाला कार्ड जो कि इतने साल से पेंडिंग है, और बांग्लादेश ने कहा है, इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी पे काम जल्दी से शुरू होना चाहिए एंड इट शुड बी रिजॉल्व, क्योंकि ये बांग्लादेश के इंटरेस्ट के खिलाफ है। नाउ अगेन इफ दिस रीस्टार्ट्स, फिर से हम वहीं पे फंस जाएंगे जहां पे थे 2015 से, क्योंकि तीस्ता रिवर वाटर ट्रीटी के साथ अगर हम बात करें तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज इंक्लूडिंग द रोल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द करंट गवर्नमेंट इन इट। तो यहां पे और एक प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो चुका है। अब आते हैं जियोपॉलिटिकली नेबरहुड में भी क्या इंपैक्ट हो रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बांग्लादेश। हाल ही में न्यूज आया है कि कार्गो शिप फ्रॉम पाकिस्तान डॉक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बांग्लादेश इन 53 ईयर्स। यहां तक कहा गया कि एक सी लिंक बनाया जा रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सी लिंक एज इन द सी रूट, जहां पे अब ट्रेड इंक्रीज होगा बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब ये पहले इट वाज जस्ट समथिंग दैट वाज नेवर थॉट ऑफ because of the relations that Bangladesh had with Pakistan post liberation of Bangladesh. But now things are changing and things are changing rapidly in the neighborhood. On the other hand, अगर हम बात करते हैं, Sheikh Hasina's downfall has led to several opportunities for China. ये हमें पता ही है कि China is the largest arms exporter to Bangladesh. It supplies everything that whatever Bangladesh requires from the military perspective. China is the main arms supplier. Now, basically, with the changing government, with the interim government in place, China has opened up its pockets and said कि जो भी आपको चाहिए बताओ, we are ready to invest. Which basically means again what? That Bangladesh is on the verge of a debt trap. Already it has taken multiple loans from multilateral institutions. Now taking further loans from China in this particular economic situation would be a disaster. Now, in light of Bangladesh having close relations with China, Pakistan, and increasing radicalism in Bangladesh, it is slowly becoming a challenge for India's neighborhood first policy. Now, when asked about this, Muhammad Yunus said that he thinks that India and Bangladesh are twins and they can come as a partner and create a South Asian Union, just like European Union. Now that is a dream that Bangladesh has been dreaming, because of which SAARC was formed, but SAARC today is like a stuck caravan. वो नहीं मूव करता है। अब फिर से अगर हम वही बात कर रहे हैं कि भाई सभी साथ में चलने वाले हैं, तो ये नहीं होने वाला है। Now, more important, why is Bangladesh important and why should we care? क्या हो रहा है? It's a domestic matter, right? But why should we care? First thing, neighborhood first policy. हम अब, if you look at the situation right now, it is definitely a crisis for neighborhood first policy. Why? Because of rise in extremism in Bangladesh, close ties with China and between China and Bangladesh, close ties between Pakistan and Bangladesh. It is going to be disastrous for neighborhood first policy. Second,
Bangladesh is important for India's Act East, BIMSTEC as well as BBIN, and multiple other engagement that India has always kept in the region, especially we can talk about Global Biofuel Alliance. We invited Bangladesh into the G20 as a special invitee. We also took Bangladesh with us for multiple other international engagements. In this light, it is going to be detrimental if Bangladesh today decides to go with China rather than with India. Now, of course, there is a probability that Bangladesh can balance the India versus, China card. But till now, we have not yet seen a neighbor which has been able to balance. Whether we take Nepal or Sri Lanka, the balancing has always been missing. If Bangladesh can balance it, we are all in for it. But at this point of time, the balancing is definitely not clear. Third is that several projects, especially connectivity projects, border projects, trade projects, multiple projects are going on between India and Bangladesh. If certain amount of projects come under purview and they are just dumped because of a committee report, things are going to go the wrong side. It's going to be in a problematic statement. Next, of course, Northeast. There's already a lot of chaos going on in Northeast, especially what is happening in Mizoram, Manipur, and even Nagaland. In this light, having a good partnership with Bangladesh remains important for us. Rise of extremism in Bangladesh will be a matter of concern, and the rise of radicalism that is happening is also, constantly spiking up in Bangladesh, especially to the attacks against the minorities in Bangladesh. Lastly, as a partner international platform, Global South countries, India and Bangladesh, could have been the best twin partners, coming together and, fighting for the rights of Global South, especially for South Asia, Southeast Asia, and, in the entire Indo-Pacific region. But this seems to be a matter of concern under the interim government or in a change of government. Why? Because indications have been that Bangladesh would prefer to go and balance in a multilateral sense rather than choosing the India card and, siding with India on multiple issues. Now, coming to what should India do at this point of time, one thing we should remember is that it is the interim government. It is not an elected government. So we should keep these problematic issues of Teesta and, borders and all of this on hold till there is election there and there's an elected government. With the elected government, we should actually have a dialogue and then go ahead with these tricky issues rather than having these discussions with the interim government. Second, when it comes to issues like Sheikh Hasina, it's best to keep a diplomatic stand. That is, right now, we don't say anything till there is a formal request coming in. Any kind of statement will be misread. Third is that whenever there have been issues that affect the Hindu minority, the Christian or the Buddhist minority in Bangladesh, India should raise this issue. When it comes to human rights, India should be at the forefront and talk about these particular issues, whether bilaterally or internationally. India should continue doing that. And lastly, using soft power. India has always used soft power in order to improve relations. Whether Sri Lanka, whether Maldives, we have always, kind of used soft power to maintain that relation, even when the tides were against us, even when the governments were against us. And we have seen that in a longer run, the use of soft power has been beneficial for India. So in this light, that is something that India should continue to do with Bangladesh. Even now, when things are not that steady, there is a strong backlash against India, especially because of Sheikh Hasina. India should continue engaging with soft power, especially human-centric soft power, where we focus on medical tourism, education, and other things, so that when the election takes place, we are on a strong footing to negotiate with the elected government. With this, I come to an end to today's analytical video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.